हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 6 फोर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की ये कार्यपत्रक है। और इतिहास पाठ 1 हमारा कंटिन्यू है, फ्रांसीसी क्रांति, उसका 6th जो है पार्ट हम पढ़ेंगे। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम अपना जो इतिहास का चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, उसी को कंटिन्यू करते हुए महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चर्चा करेंगे कि महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था। उस समय महिलाएं जो है उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था, वो भी सक्रिय रूप से शामिल थी, क्योंकि उनको क्या लगता था कि जो क्रांति है उसके बाद शायद उनकी स्थिति भी सुधर जाएगी, उनको भी कुछ हक जो है, कुछ अधिकार वो दिए जाएंगे, जिससे कि उनका जो जीवन है वो भी क्या हो सके, सुधर सके। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब जो है वो शुरू कर दिए। तो महिलाओं ने भी, जिस तरह से क्रांतिकारियों ने क्लब बनाने शुरू किए थे, महिलाओं ने भी अपने जो राजनीतिक क्लब थे वो बनाने शुरू कर दिए, ताकि जो सरकार है, जो क्रांतिकारी हैं, उनका ध्यान भी उनके हितों की ओर जा सके। और उन्होंने अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग थी, वो थी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार। महिलाएं पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार वो चाहती थी। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो 1791 का संविधान जो था उसमें उन्हें क्या दिया गया, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, दो तरह के नागरिक थे, एक निष्क्रिय नागरिक, दूसरे सक्रिय, एक्टिव और पैसिव जो है सिटीजन हमने पढ़ा। सक्रिय नागरिक कौन से थे, जिनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, और निष्क्रिय जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उनको भी निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। तो शुरू में जो है क्रांतिकारी जो सरकार थी उन्होंने कुछ कानून लागू किए, जिससे कि लगा कि शायद जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति भी सुधर जाएगी। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की केवल एक ही मांग थी, वो राजनीतिक अधिकार चाहती थी, वो भी जो राजनीतिक जो पदवी होती हैं, ठीक है, वो चाहती थी, मतदान का अधिकार चाहती थी। शुरू में जो सुधार किए गए उसमें लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, ठीक है, यानी लड़कियां जो है वो अपनी इच्छा से शादी कर सकती थी, पहले ऐसा नहीं था। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। नेक्स्ट देखिए, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। यानी अगर कोई औरत जो है वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी तो अब वो भी तलाक ले सकती थी, ऐसा अधिकार उसको दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। तो ये भी एक जो है उनके लिए बड़ा बदलाव था। महिलाएं वो ट्रेनिंग ले सकती थी, जो कलाकार जो है उनको बनने का अधिकार नहीं था, वो कलाकार भी बन सकती थी और बिजनेस भी चला सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। लेकिन महिलाएं, उनकी जो प्रमुख मांग थी राजनीतिक अधिकार, उसके लिए उन्होंने अपना संघर्ष जो है वो जारी रखा। इनकी नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गूज। अब देखिए, इनकी जो मेन नेता थी, जो इनको लीड कर रही थी, जो इनको जो है सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, उनका नाम क्या था, ओलंप दे गूज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। तो इन्होंने भी अपना एक घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, और अपने अधिकारों के लिए सरकार के सामने अपनी बातें रखी। आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। अब देखिए, हमने पढ़ा था आतंकराज के बारे में। जैकोबिन क्लब के जो प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर, ठीक है, उन्होंने जो है जब गद्दी संभाली तो उन्होंने आतंक राज जो है उसको जन्म दिया। जो भी उसके खिलाफ बोलता था वो उनको मरवा देते थे। तो वो कौन सा राज था, आतंक राज।
अब उस आतंक राज के दौरान जब उनको लगा कि जो महिलाएं हैं वो क्लब जो है वो बनाने लगी हैं, तो उन्होंने उनको दबाने के लिए क्या किया, महिला क्लबों को बंद किया और उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए कानून बनाए। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। जब नेशनल कन्वेंशन बनी उसके शासनकाल में क्या हुआ, ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, यानी उसको देशद्रोही घोषित करके और उसको भी फांसी दे दी गई। सन 1940 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। अब देखिए कितना लंबा समय महिलाओं को यहाँ पर जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। 1940, ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है और 1940 में जाकर उनको क्या मिला है, मताधिकार का अधिकार जो है वो मिला है। और कब से जो है 1791 से, कितने टाइम से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। तो यानी उनको जो महिलाएं हैं उनको राजनीतिक अधिकार देने के लिए बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा। नेक्स्ट है दास प्रथा और क्रांति। दास प्रथा और क्रांति, यानी दास प्रथा क्या होती है, यानी गुलामी, ठीक है। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो जो जैकोबिन क्लब था, जो उनके प्रमुख नेता थे, उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठीक है। उनका शासन जो है वो आतंक का शासन जरूर रहा, लेकिन उस समय कुछ अच्छे कार्य भी हुए और उसमें जो सबसे अच्छा कार्य था वो था दास प्रथा का उन्मूलन। क्योंकि जो जैकोबिन क्लब था उसमें जो लोग थे वो थर्ड एस्टेट के लोग थे, ठीक है, और वो लोग गरीब तबके के थे, तो वो जो है दास प्रथा के खिलाफ थे। उनकी जो संवेदनात्मक भावनाएं जुड़ी हुई थी जिसके कारण उन्होंने उसका उन्मूलन कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सामाजिक सुधार आप इसको कह सकते हो। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। देखिए उपनिवेश क्या होते हैं, यानी जो कॉलोनीज हैं, जो जिस तरह इंडिया, भारत जो है ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनी थी, ठीक है, हम उनके उपनिवेश थे। इसी तरह जहाँ पर जो गरीबी है वो ज़्यादा थी, तो जो यूरोप के, अमेरिका के ये लोग क्या करते थे, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपना काम करवाते थे, ठीक। तो वहाँ से वो कच्चा माल जैसे तंबाकू, नील, चीनी, ये सब जो चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, वो अपने देश में जो है मंगवा के उनसे क्या करते थे, उनको जो है दास बनाते थे और अपना व्यापार बढ़ाते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। तो जो अपरिचित और दूर देश में थे, दूर देश थे जहाँ पर जो यूरोपियन थे वो जाकर खुश नहीं होते थे, तो ऐसे ही उसमें क्या करते थे, वो अपनी दास प्रथा जो है वो रखते थे, वहाँ पर अपने गुलाम छोड़ देते थे जो उनसे काम करवाते थे और वहाँ से क्या लेकर आते थे, जो अपने काम करवाने के लिए जो है लोगों को गुलाम भी बनाते थे। अब इसमें क्या था कि अमेरिका है, ठीक है, उसके बाद जो है अफ्रीका है और यूरोप है। तो इसमें क्या होता था कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, ये अमेरिका है और ये क्या है, यूरोप है। तो इसमें क्या करते थे कि जो यूरोपियन हैं वो अफ्रीका से जो दास हैं वो लेकर आते थे और फिर वो उनको क्या कहाँ भेज देते थे, अमेरिका भेज देते थे। तो इस तरह से ये एक त्रिकोणीय दास व्यापार जो है वो यहाँ पर चलता था। नेक्स्ट देखिए, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। तो जो फ्रांस की सौदागर थे वो क्या करते थे, वो जो है अफ्रीका से जो दास खरीदते थे और दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया था। यानी ये जो लोग थे जो दास खरीदते थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि नेशनल असेंबली में भी इसके खिलाफ कोई भी कानून जो है वो पारित नहीं किया गया था, कोई भी कानून इसको रोकने के लिए नहीं लगाया गया था। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 10 वर्ष बाद जो है क्या हुआ, 10 वर्ष बाद जो नेपोलियन आए थे, हमने एक वर्कशीट में पढ़ा था ना कि नेपोलियन जो है वो आए थे,
तो नेपोलियन ने क्या किया था, दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि नेपोलियन वो व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। उनको मॉडर्न मैन कहा गया है नेपोलियन को। तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, जिसके कारण, और व्यापार कब बढ़ता, जब वो जो है, जो व्यापारी हैं उनको खुश रखते। और व्यापारी किस में खुश थे? व्यापारी खुश थे दास प्रथा में। उनको व्यापार कराने के लिए दासों की जरूरत होती थी, इसलिए नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। बगान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन वो कब हुआ? 1848 में किया गया। तो इस तरह से जो है 1848 में जो दास प्रथा है उसका अंतिम रूप से, यानी पूरी तरह से 1848 में जो फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। तो फ्रांसीसी क्रांति से हमें विरासत के रूप में क्या क्या जो है हमें मिला है वो इसमें दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो स्वतंत्रता की आवाज़ थी वो हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिली थी। फ्रांसीसी क्रांति की वो देन थी, ठीक है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार वो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई और अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। यानी जो लोग हैं वो अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकते हैं। तो सभी को ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इस कारण जो है सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। तो काफ़ी जो है कुछ अच्छा हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिला है। सो ये आपकी आज की वर्कशीट थी और अब इसके 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। सो हमने पढ़ा कि क्या अर्थ और महत्व था। तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे, महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सेकंड, अपने हितों की चर्चा करने के लिए उन्होंने क्या किया, राजनीतिक क्लब जो है वो शुरू किए और अखबार निकाले। उन्होंने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग भी रखी। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ कानून लागू किए, जैसे स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध बनाया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 आप लिखेंगे, तलाक को कानूनी रूप देकर महिला पुरुष दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया, लेकिन 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप अधिकार दिया ऐसे लिख लेंगे, लेकिन 1791 में क्या हुआ, संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का ही दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। सो फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों की जो है दासों का काफ़ी महत्व था। फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीका से क्या करते थे, दास जो है वो खरीदते थे और उन्हें यूरोप और अमेरिका ले जाकर जो बगान मालिक थे उनको बेच देते थे। इसी दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की कृषि और व्यापार किया जाता था। उस समय दास व्यापारी इतने प्रभावशाली थे कि उनके डर से फ्रांस की नेशनल असेंबली में कोई भी कानून जो है वो पारित नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन से कानून बने जिन्होंने आम लोगों का जीवन जो है प्रभावित किया, ठीक है। तो कौन से कानून बने थे जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो इसमें लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कई ऐसे कानून बने जिन्होंने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सो सबसे पहला क्या था, वो था सेंसरशिप की समाप्ति, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता और तीसरा आप लिखेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनके प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो स्वतंत्रता हमने अभी पढ़ा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का विचार, आपसी भाईचारे का विचार, जनवादी अधिकारों का विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि ऐसे विचार हैं जो फ्रांसीसी क्रांति ने दिए हैं और जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो ये 4 आपके क्वेश्चंस हो गए।
ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आप जो है अपनी एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक इसको एक स्टोरी की तरह ज़रूर याद कीजिए, ज़रूर इसको समझिए, ठीक है। अगर जब आप स्टार्टिंग से इसको समझेंगे करेंगे तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।